हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस, जहां पे हम एनालाइज कर रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स का 2020 का पेपर। नाउ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव फेल्ट दैट इट वाज अ वेरी टफ पेपर, काफी ट्विस्टेड पेपर था, राइट। अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ इट वर वेरी टफ। जी हाँ, लाइक मोस्ट यूपीएससी पेपर्स, राइट। काफी क्वेश्चंस थे, स्पेशली हिस्ट्री पार्ट के, जो कि काफी ज्यादा डिफिकल्ट थे एंड बहुत फैक्चुअल थे, और साथ ही साथ में इन डेप्थ नॉलेज की रिक्वायरमेंट थी। पर एट द सेम टाइम इफ यू लुक एट अ लॉट ऑफ अदर सब्जेक्ट्स, अगर आप इको को देखते हैं, अगर आप पॉलिटी को देखते हैं, इनके अंदर काफी डुएबल क्वेश्चंस भी थे, सिमिलरली इन्वायरमेंट भी। ठीक है, तो अगर आप इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन ऐसे क्वेश्चंस जो कि बहुत हार्ड थे, अगर आप डुएबल क्वेश्चंस पे कॉन्सेंट्रेट करते और उनको क्रैक करने की कोशिश करते, आप कंफर्टेबली जो है एक गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते थे, राइट। जो आपको पता होता है कि हाँ जी ये आंसर्स जो हैं ठीक हैं, एंड पॉसिबली एंड अप गेटिंग मार्क्स जो कि कट ऑफ के लिए इनफ होंगे। ठीक है, तो उसी तरह से हम पॉलिटी का पेपर देखेंगे। पॉलिटी में 2-3 ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि बहुत फैक्चुअल थे, बहुत ज्यादा पॉइंटेड आंसर मांगते थे। अगर आप उनको छोड़ भी देते तो उनके बाद भी आपके पास पॉलिटी में इतने क्वेश्चंस बचते हैं जो कि काफी ज्यादा डुएबल थे, काफी ज्यादा। अगर आपको कुछ याद भी नहीं आ रहा है, तो अगर आप सिर्फ थोड़ा एनालिसिस करते, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग अपना लगाते, थोड़ा कंसेप्चुअल जो टर्म्स है उनको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते, तो ये आराम से रिजॉल्व हो जाते। ऑल्सो इफ यू वर आ स्टूडेंट, ठीक है, अगर आप पीसीएम बैच में थे और अगर आपने इन क्वेश्चंस को गलत किया है, राइट, इट्स गोइंग टू बी रियली रियली बैड, बिकॉज अ लॉट ऑफ दीज क्वेश्चंस वर कवर्ड एज अ पार्ट ऑफ योर लेक्चर्स। ठीक है, इनको कराया गया था। टेस्ट सीरीज की तो मैं अभी बात ही नहीं कर रही हूँ, टेस्ट सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चंस थे। ठीक है, टेस्ट सीरीज में से क्वेश्चंस पिन पॉइंट कर करके बताना बिकम्स वेरी टफ। सो इनफैक्ट लेक्चर्स के से ही ऑलमोस्ट आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व हो जाते हैं, राइट। which brings us to the fact that डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो यूपीएससी का पेपर है। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट होना तो बनता है, वरना व्हाट्स द पॉइंट, राइट। यूपीएससी को भी आपको बताना है दैट ईयर बाय ईयर इट्स नॉट बिकमिंग प्रिडिक्टेबल, बल्कि आपको इट्स गोइंग टू कीप यू ऑन योर टोज। ठीक है, अगेन 2017, 2016, 2018 में खबरें में जजमेंट्स जो बहुत ज्यादा न्यूज में थी, उन पे क्वेश्चंस आए हैं। सो अगेन यू डोंट हैव टू ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन करंट अफेयर्स ऑफ द ईयर, मतलब आपने पीछे भी जाना है, बहुत जरूरी है। और इसलिए हम अपनी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के अंदर भी आपको बोलते हैं, और इनफैक्ट हम खुद करंट अफेयर्स के जो टेस्ट हैं वो प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम लास्ट 3 years ऑनवर्ड्स, बिकॉज अगर आप पिछले 3 पेपर्स देखेंगे यूपीएससी के, ये ट्रेंड और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जहां पे इट्स नॉट जस्ट द प्रेजेंट ईयर बट इनफैक्ट पास्ट ईयर के करंट अफेयर्स जिनमें से क्वेश्चंस जो है पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो जरूरी है अपना स्कोप वाइडन कीजिए, बट साथ ही में ये भी जानिए कि इट्स बिकम अ मोर इक्वलाइजिंग गेम, राइट। तो ऐसी बात नहीं है कि जो वेटरन्स हैं नाउ दे आर कि उनके पास अपर हैंड है। चाहे आप बिगिनर हो चाहे आप वेटरन हो, आपको एक इक्वल प्लेटफॉर्म दे दिया है यूपीएससी ने कि आइए अटेम्प्ट कीजिए, एनालिसिस कीजिए, दिमाग लगाइए और ये पेपर जो है क्रैक कीजिए। अब फटाफट बढ़ते हैं क्वेश्चंस के अंदर, राइट। वी वोंट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज आई एम श्योर पीपल जिनके क्लियर हो रहे हैं, जिनको लग रहा है कंफर्टेबल मार्क्स बन रहे हैं, यू हैव टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन मेंस नाउ। ठीक है, बहुत हो गई खुशी, राइट। अगर आपके अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, इनफ सेलिब्रेशंस, नाउ यू हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट बिट जहां पे मार्क्स विल काउंट, व्हिच इज योर मेंस। फॉर दोज हु फील दैट दे हैवंट स्कोर्ड गुड इनफ एंड मे बी वोंट बी एबल टू गेट थ्रू टू द मेंस, राइट, आपके लिए टाइम है टू वर्क ऑन क्या आपके वीक एरियाज थे, कहां पे आपने गलतियां की। ठीक है, तो क्या आपकी नॉलेज में कमी थी? अगर नॉलेज में कमी थी, आपको पता है आपने बुक्स और पढ़नी है, नोट्स और बनाने हैं, रिविजन और करनी है। देन एक और ऐसे बच्चे होते हैं हु एंड अप लूजिंग देयर काम ड्यूरिंग द पेपर, राइट। इफ दैट वाज एक वो आपका वीक पॉइंट था, यू हैव टू रियलाइज कि आपने और टेस्ट देने हैं सो दैट यू गेट यूज टू सिटिंग इन दैट टेस्टिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, एंड रियलाइजिंग कि अगर पहले 10 क्वेश्चंस घबराने वाले लग गए, आपको कोई ऐसी सीरीज आ गई जिसके पहले 5-6 क्वेश्चंस बहुत टफ थे, यू डोंट हैव टू लूज हार्ट, मूव ऑन, देयर विल बी क्वेश्चंस दैट यू नो, राइट। अ लॉट ऑफ किड्स व्हाट हैपन इज कि वो इतने ज्यादा घबरा जाते हैं कि इवन द क्वेश्चंस दैट दे नो दे एंड अप वेस्टिंग देयर टाइम ऑन इट। ठीक है, इसके बाद
देन एक और वीक पॉइंट जो बहुत बच्चों का होता है इज इन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। कई बच्चे होते हैं बहुत ही ज्यादा कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं। अगर आप बहुत ही कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ये भी जान के रखिए कि ऐसा नहीं होगा कि आपके सारे के सारे आंसर्स जो हैं ठीक होंगे। राइट, देयर इज अ वेरी वेरी स्मॉल पॉसिबिलिटी दैट ऑल योर आंसर्स विल एंड अप बीइंग करेक्ट एंड एक दो कोई भी मिस्टेक्स नहीं होंगी। राइट, ऑन द अदर हैंड देयर आर सम टीस्मार खान जिनको लगता है कि अरे वाह हम तो पता नहीं क्या कराएंगे, ठीक है, एंड दे एंड अप अटेम्प्टिंग ऑलमोस्ट द इंटायर पेपर। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट नेगेटिव मार्किंग है। अगर आता है नो प्रॉब्लम, ठीक है, फिर तो करो, बट वाइल्ड गेसेस नहीं मारने। राइट, इंटेलिजेंट गेसवर्क से करना है और रिजॉल्व भी हो सकते हैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो कि इंटेलिजेंट गेसवर्क और आपकी वेरियस टेक्निक्स के जो है किए जा सकते हैं। राइट, तो यू हैव टू सी कि आपका वीक स्पॉट कहाँ था एंड यू हैव टू गेट बैक टू वर्किंग ऑन इट। ठीक है, अब फटाफट बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। ऑल्सो वी हैव आवर आंसर की अपडेटेड ऑन आवर वेबसाइट। राइट, देयर वर अ फ्यू टाइपोज एंड एरर्स उसके अंदर पिछली वाली में। वी अपडेटेड द आंसर की एंड यू कैन हैव अ लुक एट इट। वेरी सून वी विल ऑल्सो पुट अप ऑल द एक्सप्लेनेशंस। अभी आप जो है इनकी एनालिसिस देख लीजिए। पहला क्वेश्चन तो था वाज अबाउट पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, और ये पूछा गया कि किस तरह का आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है किस तरह का होता है। अगेन कॉन्सेप्चुअल लेवल और समथिंग जो आपने अपनी लक्ष्मीकांत में भी पढ़ा होगा। पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम में से इनफैक्ट जब हम पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करते हैं कि हमने क्यों चुना, वन ऑफ द की वर्ड्स दैट वी यूज इज द आइडिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि ये एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है वो बन के आती है। राइट, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी तरफ? रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द एग्जीक्यूटिव विच इज योर रियल एग्जीक्यूटिव, द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज डिराइव्ड फ्रॉम योर लेजिस्लेचर विच इज योर parliament. The government is responsible to the parliament. Various devices available है parliament के पास, right? You have your question hour, you have your zero hour, you have various motions जिनके through the government can be held accountable. And very importantly, government को निकाल भी कौन सकता है? आपकी पार्लियामेंट का जो लोअर हाउस है दैट इज योर लोकसभा। ठीक है, तो लोकसभा बाय पासिंग द नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन रिमूव द गवर्नमेंट फ्रॉम पावर एज वेल, एंड दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर वाज आंसर। ठीक है, अगेन आपको पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम का जब कॉन्सेप्ट कराया गया था लेक्चर का, ये आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखाया गया है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई थी, डबल रोल की बात जो है ये की गई थी कि किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पार्लियामेंट इंश्योर ऑफ द गवर्नमेंट इंश्योर की जाती है टू द पार्लियामेंट, और उसके अंदर ये इन डेप्थ आपको जो है समझाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज अबाउट कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट जो है वेलफेयर स्टेट का आइडियल क्रिएट करता है, डिक्लेयर करता है, एंड इसका आंसर जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्वेश्चन इनफैक्ट बहुत इजी था क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ABCD बोल दिया, तो हमें पता है कोई एक है। अगर यही वो 1 2 3 4 करके दे देते तो प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, देन यू डोंट नो कि अच्छा प्रियम्बल भी करता है, DPSP भी करता है, या कौन सा होता है। तो ये काफी इजी क्वेश्चन था, इसका आंसर ए है। राइट, अगेन जैसे कि आपको पता होना चाहिए पार्ट 4 में जो DPSPs आते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का बेस बनाने की कोशिश करते हैं। राइट, एंड इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही डिक्लेयर करती है कि ये प्रिंसिपल्स जो है दे आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ठीक है, क्यों? क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंटली ये वेलफेयर बनाने की कोशिश करते हैं, वेलफेयर की प्रोविजंस देते हैं। इनफैक्ट ये देखिए, ये लेक्चर का अगेन स्नैपशॉट है, यहाँ पे वर्ड बाय वर्ड दिया हुआ है दैट द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट एनविसेज इन अ कॉन्स्टिट्यूशन कैन ओनली बी अचीव्ड इफ द स्टेट एंडेवर्स टू इंप्लीमेंट द DPSPs। ठीक है, तो वर्ड बाय वर्ड यहाँ पे दिया हुआ था। ऑल यू हैड टू डू वाज नो द लेक्चर, गो थ्रू द लेक्चर, गो थ्रू द नोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अब था अबाउट, अगेन ये स्लाइटली थोड़ा कंफ्यूजिंग था, बट अगेन अगर आपके फाउंडेशंस, अगर आपके बेस क्लियर है, दिस क्वेश्चन शुडंट हैव बीन रॉन्ग। क्वेश्चन क्या कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने डिफाइन किया है बेसिक स्ट्रक्चर के, इसमें इंक्लूडेड है फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स, डेमोक्रेसी, सो ऑन सो फोर्थ। सेकंड स्टेटमेंट थी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है जुडिशियल रिव्यू के लिए।
आंसर करेक्ट क्या था? बी। सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। वाई? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इज अ जुडिशियल इनोवेशन, राइट? केशवानंद भारती केस के तहत ये लिखी गई थी आगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई मेंशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डेफिनेशन नहीं है। इट इज समथिंग दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय द जुडिशरी, राइट? जुडिशियल रिव्यू को ऑब्वियसली जो है इंक्लूड किया गया है आर्टिकल्स 13, 22, 26, 227, 136, इन सब के अंदर जुडिशियल रिव्यू का जो प्रोविजंस है वो इंक्लूडेड है। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने बात की हुई है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की इन डिटेल्स। वी हैव आल्सो टॉक्ड जुडिशियल रिव्यू वाले चैप्टर के अंदर, जुडिशरी के चैप्टर के अंदर हमने पूरा जुडिशियल रिव्यू को इन डेप्थ पढ़ा था, राइट? सो दिस इज वन क्वेश्चन दैट शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये थोड़ा कंसेप्चुअल है, थोड़ा पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस के बच्चे हैं तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। इनफैक्ट हमारे गांधीइज्म, राइट, हमारी अगर आप पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट जाके देखेंगे वहां पे गांधीइज्म का एक जो है यूट्यूब लेक्चर पड़ा हुआ है एंड वहां पे भी जो है ये चीजें मेंशन्ड है, राइट? वन कॉमन अग्रीमेंट अब पूछा है बिटवीन गांधीइज्म एंड मार्क्सिज्म। बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन है और इसका सही आंसर है ए, राइट? अब मैं आपको बताती हूं कि ए क्यों है। अगर आपको नहीं भी आता था ना, आप रिजेक्शन के थ्रू ये आंसर सॉल्व कर सकते थे। पहला क्वेश्चन, अब पहला कई बच्चों ने बोला बी है क्लास स्ट्रगल, राइट? जो बच्चे ये क्लास स्ट्रगल बोल रहे हैं, अगर आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी या पॉलिटिकल साइंस है, टेरेबल मिस्टेक, ठीक है? क्लास स्ट्रगल क्या थी? Class struggle was essentially a conflict between the two classes, that was the bourgeois and the proletariat. Gandhi, with his non-violent ideas, with his ideas of upkar, with his ideas of trusteeship, right, with his idea of sarvodaya, has in fact rejected class struggle. वो तो कहता है कोऑपरेशन करो, एक दूसरे की हेल्प करो, एक दूसरे को आगे बढ़ाने में हेल्प करो, ठीक है? कि अगर कोई बुर्जुआ भी है उसके अगेंस्ट आपने स्ट्रगल नहीं करनी, उल्टा वो बुर्जुआसी जो कैपिटलिस्ट थे उनको बोलते हैं दैट यू हैव टू रियलाइज कि आप जो है मीनियल लेबर जाके कीजिए, साफ सफाइयां कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए कि इतनी सारी जो आपके पास प्रॉपर्टी है, यू आर जस्ट अ ट्रस्टी देयर एंड यू हैव टू हेल्प अदर्स ऑल्सो, ठीक है? सी अब गलत क्यों है विद रिगार्ड टू अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी? गांधी ने इनफैक्ट अनइक्वेवोकली इन मेनी स्पीचेस बोला हुआ है दैट आई एम नॉट अ सोशलिस्ट। वेरी इंपॉर्टेंटली ही सेड आई एम अगेंस्ट एक्सेसिव प्रॉपर्टी, एक्सेसिव पोजेसिवनेस, जहां पे लोग होल्ड करते रहते हैं ऐसी चीजें जिनकी उनको रिक्वायरमेंट ही नहीं है। पर इसका ये मतलब नहीं कि अगर मेरे पास से 2 एकड़ लैंड है और वो मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है और मैं उस पर काम कर रहा हूँ, उस पर चीजें उगा रहा हूँ विच इज नेसेसरी फॉर माई फैमिली एंड सो ऑन सो फोर्थ, कि गांधी ये नहीं बोलेंगे उनसे भी आप उनकी जमीन छीन लीजिए, नहीं। वो बोलते हैं उतनी प्राइवेट प्रॉपर्टी रखो जितनी आपको जरूरत हो, उससे बियॉन्ड नहीं रखनी चाहिए। तो इनफैक्ट वो कभी भी अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात नहीं करते। इनफैक्ट एम.एन. रॉय ने उनको क्रिटिसाइज किया था कि गांधी जो है इज अ सपोर्टर ऑफ कैपिटलिस्ट, राइट? बिरला वगैरह के घर तो जाके रहते थे, राइट? प्राइवेट प्रॉपर्टी क्यों बोलेंगे अबॉलिश कर दो, ठीक है? नेक्स्ट, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, मार्क्सिस्ट आइडिया है, गांधीइज्म में तो है ही नहीं। गांधी तो कितना ज्यादा रिलीजन, एथिक्स, पॉलिटिक्स इन सबको बैलेंस आउट करने की कोशिश करते हैं, तो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म भी गलत है। क्या सही है? ए, फाइनल गोल ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी, ठीक है? मार्क्स का तो हमें पता ही है कि कम्युनिस्ट सोसाइटी जो है एक स्टेटलेस, क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए थी। गांधी जी भी जब राम राज्य का आइडिया आगे रखते हैं, राम राज्य फॉर हिम वाज अ स्टेटलेस सोसाइटी। इनफैक्ट सेंट्रलाइज स्टेट के तो खासी खिलाफ थे गांधी जो थे, ठीक है? तो उन्होंने पंचायती राज का तभी आगे रखा था आइडिया दैट इट शुड बी एक्सेसिवली डिसेंट्रलाइज्ड, पावर शुड बी इन द हैंड्स ऑफ द पीपल एंड देन इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स ये आगे बढ़ना चाहिए, जहां पे हार्ट पे क्या होगा? पंचायती राज। तो राम राज्य का जो आइडियल था वो क्या था? ऑफ अ स्टेटलेस सोसाइटी। एंड सो मार्क्सिज्म एंड गांधीइज्म में एक कॉमन चीज क्या आ गई? द गोल ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ वाज अबाउट ब्यूरोक्रेसी और पूछा गया कि इनमें से कौन से कैरेक्टरिस्टिक जो है सबसे अप्रोप्रिएट है ब्यूरोक्रेसी के लिए। अगेन अगर आपको ये नहीं भी आता था, यू शुड नो ब्यूरोक्रेसी जो है आपकी सिविल सर्विसेज जो है इज योर
a policy oriented institution. It is your permanent executive for the sake of policy implementation, and that is why your answer D was correct. ठीक है, अब obviously बहुत सारे अदर रोल्स भी जो हैं ये प्ले करती हैं, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने कोई एक चुनना है. ठीक है, आप मल्टीपल ऑप्शन नहीं चुन सकते, राइट. सो अ लॉट ऑफ देम कैन बी अप्रोप्रिएट, बट विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, दैट विल बी द आंसर, विच इज योर पब्लिक पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन. इनफैक्ट गवर्नेंस के हमारे पीसीएम के जो लेक्चर्स हैं वहां पे ये क्लियरली दिया गया है कि सिविल सर्वेंट जो ब्यूरोक्रेट हैं उनकी दो मेन रोल्स हैं. ठीक है, क्या, एक तो वो एडवाइस करते हैं विद रिगार्ड टू पॉलिसी मैटर्स एंड देन विद रिगार्ड टू इंप्लीमेंटेशन. ठीक है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन का टास्क तो एक है, बट मेन टास्क क्या है, ऑफ प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी. तो ये आपको क्लियरली सिविल सर्विसेज इन इंडिया का जो आपका लेक्चर था गवर्नेंस में, उसमें आप वर्ड बाय वर्ड देख सकते हैं, ये कराया गया था. नेक्स्ट द क्वेश्चन वाज कि प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट, उसके बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. एंड करेक्ट है डी, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है बट कोई लीगल इफेक्ट नहीं है इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स. और ये जो इलैबोरेशन थी ये केशवानंद भारती जजमेंट के अंदर मिली थी, राइट, जहां पे उन्होंने प्रीएम्बल के बारे में बात की, राइट, और उन्होंने कहा कि प्रीएम्बल है अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाउएवर ये नॉन जस्टिसिएबल है, ये नॉन एनफोर्सिएबल है. पर एट द सेम टाइम आप यहां पे देख लीजिए, अगेन ये लेक्चर का एक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है कि उन्होंने बोला कि ये प्रीएम्बल जो है इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, इसका कोई, ये नॉन जस्टिसिएबल है, राइट, किसी भी तरह से ये एनफोर्स नहीं किया जा सकता. साथ ही में इसका एक सिग्निफिकेंट रोल है टू इंटरप्रेट स्टैट्यूट्स एंड वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, सो व्हाइल बीइंग अनएनफोर्सिएबल, नॉन एनफोर्सिएबल का क्या मतलब हो गया कि अगर तो किसी और आर्टिकल की बात हो रही है, किसी और पार्ट की बात हो रही है, तो उसके चलते हुए लीगल इफेक्ट होगा, बट ऑन इट्स ओन द प्रीएम्बल इज नॉन जस्टिसिएबल, इट हैज नो लीगल इफेक्ट, इट हैज नो लीगल बेसिस, राइट. द हिंदू में गौतम भाटिया का एक आर्टिकल आया था विद रिगार्ड टू द प्रीएम्बल, एंड वहां पे भी जो है ये एक पूरी क्लियर स्टेटमेंट थी कि किस तरह से प्रीएम्बल का कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ वाज विद रिगार्ड टू पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड पूछा गया था कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है. काफी इजी होना चाहिए अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है. अगेन क्वेश्चन का आंसर क्या था, डी. तो अब देख रहे हैं अभी तक काफी डुएबल क्वेश्चंस है, हम 28 पे आ गए, बहुत डुएबल क्वेश्चंस है, इनमें से कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए था, राइट. हमें पता है डीपीएसपी जो है नॉन एनफोर्सिएबल है, ये रहा आपका लेक्चर का स्क्रीनशॉट मैंने डाला हुआ है, पूरा इन डेप्थ वर्ड बाय वर्ड आया हुआ है. आर्टिकल 37 बता देता है कि ये एनफोर्सिएबल नहीं है, जस्टिसिएबल नहीं है, बट it will be the duty of the state to apply these principle in making of laws. तो एक लेक्चर से जो है आपका ये एक और क्वेश्चन निकल आया. ठीक है, नेक्स्ट ना द क्वेश्चन वाज, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता था क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पहला कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली कोई भी इंसान जो है, कोई भी इंडिया के अंदर जो पर्सन है जो कि एलिजिबल है टू वोट, मतलब एक वोटर है, कैन बी मेड अ मिनिस्टर फॉर 6 months इवन इफ he or she is not a member of the legislature of that state. Second, according to RPA 1951, कोई भी person who's been convicted of a criminal offense and sentenced to imprisonment for 5 years, वो permanently disqualify हो जाएंगे from contesting an election after release from their prison. और इसका सही जवाब था ए. फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है. तो बेसिक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होता है, राइट, कि वो वोटर होने चाहिए लिस्ट पे, राइट, जो आपकी स्टेट की विधानसभा है उसके जो है वोटर होने चाहिए. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो हैं वो मेंबर हो सकते हैं. यहाँ पे मैंने पार्लियामेंट का स्क्रीनशॉट डाला हुआ है, एक्चुअली में स्टेट का भी एक स्क्रीनशॉट है, आई फॉरगॉट टू ऐड दैट. वहां पे भी ये पूरा लगा हुआ है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मिनिस्टर है जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या ऑफ दैट स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, वो कंटिन्यू कर सकते हैं टू बी अ मिनिस्टर फॉर 6 months. अगर उस टाइम पीरियड में वो इलेक्ट नहीं हुए टू द स्टेट लेजिस्लेचर, ही और शी शैल सीज टू बी अ मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है एब्सोल्युटली करेक्ट थी. सेकेंड स्टेटमेंट जो है, इनफैक्ट सेक्शन 8 जो है ना आरपीए का,
काफी चर्चा में रहा था। एंड हमने गवर्नेंस में जब आरपीए के लेक्चर्स किए हैं, सेक्शन 8 इन डिटेल आपको मैंने पढ़ाया हुआ है। ये रहा इसका आंसर। 2 साल या 2 साल से ऊपर अगर किसी को जेल हुई है तो वो डिस्क्वालिफाइड रहेंगे फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 6 years। जब से वो रिलीज होते हैं तो परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होती। तो अगर आप हमारे पीसीएम के बच्चे थे और अगर आपने गलत किया है, यू weren't paying attention in your lectures। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ वाज अगेन, ये क्वेश्चन ऐसा है, लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी तो आएगा। लक्ष्मीकांत में वर्ड बाय वर्ड ये दिया गया है पूरा, राइट, कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया समन कर सकते हैं सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एट सच अ प्लेस एज ही और शी थिंक्स फिट। एब्सोल्युटली राइट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है प्रोवाइड करता है फॉर 3 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट इन अ ईयर, बट इट इज नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल सेशंस। ठीक है, ये जो है आपका सेकंड जो है आपका ऑप्शन है। अब सेकंड स्टेटमेंट जो है कहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 3 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट इन अ ईयर, बट इट इज नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल 3 सेशंस। अब ये जो है ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि बाय कन्वेंशन ये चलते आ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कोई बात नहीं करती है। ठीक है, बाय कन्वेंशन पार्लियामेंट मीट्स फॉर 3 सेशंस इन अ ईयर। इनफैक्ट नेहरू चाहते थे दिस शुड बी इंक्लूडेड, बट इट वाजंट इंक्लूडेड, राइट। अब लास्ट जो स्टेटमेंट थी ये है कि देर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर। एब्सोल्युटली राइट, विच इज वाई आपका आंसर सी जो है करेक्ट हो गया है। इनफैक्ट ये भी जो खबर है, राइट, 2017 में काफी ज्यादा चर्चा में थी, राइट, एंड इसके ऊपर इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड के अंदर एक बहुत डिटेल्ड आर्टिकल आया था जिससे ये आराम से निकल के आ सकता था। ठीक है, अगेन वी हैव टॉक्ड अबाउट सेशंस एंड कंडक्ट ऑफ हाउसेस ऑफ अ पार्लियामेंट इन द PCM सीरीज एज वेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ टॉक्स अबाउट आधार। ठीक है, ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन था तो काफी बच्चे से डर गए, बट आधार जजमेंट जिसने आधार एक्ट को जो है ट्वीक किया ये उसके बेसिस पे आया था। अगेन 2018 की जजमेंट थी, बट आराम से आपका आंसर जो था ये निकल सकता था। पीसीएम में फंडामेंटल राइट्स के अंदर आपके आर्टिकल 19 में आधार जजमेंट को इन डेप्थ समझाया गया है। If you were a part of that, this is a question that could have been easily solved, right? There was no any kind of confusion with regard to it. ठीक है, अब क्या था ये, अब आप देख सकते हैं कि अगर आप स्टेटमेंट्स पढ़ लिए हैं आपने, राइट, पहली स्टेटमेंट ये गलत थी। इनफैक्ट गलत, ये देखिए, ये लेक्चर का हमने स्क्रीनशॉट किया हुआ है। रिटेंशन ऑफ डेटा बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 6 months इज इम्परमिसिबल। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होगी यहां पे, क्यों? क्योंकि 3 months दिया हुआ है। फिर था कि स्टेट के नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट कॉर्पोरेशंस फॉर शेयरिंग ऑफ डेटा। दिस वाज योर सेक्शन 57 जो कि was struck down by the सुप्रीम कोर्ट, एंड यहां आपको समझाया गया है, एंड इसीलिए ये वाली आपकी जो स्टेटमेंट थी ये भी जो है ये आपकी सही थी। ठीक है, देन अगेन अगर इसमें कंफ्यूजन हो सकती है बिकॉज इर्डा ने एट वन पॉइंट बोला था इंश्योरेंस के लिए कंपलसरी हो जाएगा, राइट, बट आफ्टर द जजमेंट इट वाज रियलाइज कि बैंकिंग के लिए, स्कूल एडमिशन के लिए, इंश्योरेंस के लिए आधार मैंडेटरी नहीं है। फोर्थ तो ऑब्वियसली करेक्ट है, द वेरी बेसिस ऑफ आधार बीइंग सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि ये मनी बिल की तरह ट्रीट हो सकता है, इज बिकॉज ऑफ द सेक्शन 7 जो कि बात करता है कि कोई भी बेनिफिट्स एंड सर्विसेज जो कि निकल के आ रहे हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ये रहा, राइट, जो कि ड्रॉ किए जा रहे हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, आधार उनके लिए मैंडेटरी है। ठीक है, तो कौन सी 2 सही स्टेटमेंट्स है? 2 और 4, और आंसर आपका बी था। ठीक है, तो पूरा का पूरा ये आधार जजमेंट में ये कवर कराया गया था। नेक्स्ट वाज विद रिगार्ड टू राज्यसभा, राइट, राज्यसभा की इक्वल पावर्स विद लोकसभा किस रिगार्ड में?
स्लाइटली कंफ्यूजिंग हो सकता है, राइट? इन मैटर ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट, मेकिंग द कट मोशन। ठीक है, रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट में ऑब्वियसली राज्यसभा विल नॉट प्ले अ रोल, व्हाई? बिकॉज इट इज जस्ट द लोकसभा, राइट? तो लोकसभा का यहाँ पे अपर हैंड हो गया। कट मोशन इज विद रिगार्ड टू मनी बिल्स, तो यहाँ पे किसका? अगेन सिर्फ लोकसभा इज इन्वॉल्व, राज्यसभा की कोई से नहीं है। मैटर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, यहाँ पे राज्यसभा का अपर हैंड है, राइट? बिकॉज दे आर द वंस हु कैन क्रिएट अ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज एज पर आर्टिकल 312। तो इक्वालिटी कहां पे हुई? इन अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अगेन आपको वेरियस काइंड्स ऑफ बिल्स और उनकी पावर्स इन डेप्थ इन द लेक्चर एक्सप्लेन की गई थी। यहाँ पे स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा एक्सप्लेन की गई थी। जब आपको बजट कराया था लेक्चर्स में, वहां पे भी ये इन डेप्थ बताया गया था, राइट? सो अगेन इफ यू आर अटेंडेड द लेक्चर्स, अ वेरी डूएबल क्वेश्चन। दिस वाज अ स्लाइटली टफ क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही निटी ग्रिटीज में जाके जो है पूछा गया है, राइट? और इसके रिगार्डिंग भी बहुत कंफ्यूजन हो सकती हैं। क्वेश्चन था विद रिगार्ड टू एमपी लैड्स, ठीक है। पहली स्टेटमेंट बहुत ऑब्वियस थी कि हाँ ड्यूरेबल एसेट्स जो है बनाए जाते हैं, विच इंक्लूड्स फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वेरियस सर्विसेज के लिए। सेकंड स्टेटमेंट भी वेरी ऑब्वियसली करेक्ट थी कि एक स्पेसिफाइड पोर्शन जो है हर एमपी के फंड का, वो एससीज और एसटीज को बेनिफिट करना चाहिए। इनफैक्ट स्पेसिफिक परसेंटेजेस हैव बीन गिवन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वाज विद रिगार्ड टू कि ये फंड जो है कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं या नहीं, एंड ये भी बहुत इजी था कि ये स्टेटमेंट जो है गलत है, क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है कि अनयूज्ड फंड्स कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, एंड हमें पता है एमपी लैड्स के फंड्स जो है कैरी फॉरवर्ड होते हैं। प्रॉब्लम क्या आई विद रिगार्ड टू द फोर्थ स्टेटमेंट कि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ने इंस्पेक्ट करने हैं एटलीस्ट 10% ऑफ ऑल वर्क्स अंडर इंप्लीमेंटेशन एवरी ईयर, एंड यहाँ पे ऑप्शनल जो ऑप्शंस है उनको देख के भी नहीं हो सकता, बिकॉज ऑप्शंस भी उन्होंने ऐसे दिए हुए थे। ऐसे टाइम पे अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, अगर हमने देख लिया इससे पहले सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट डुएबल थे, एक क्वेश्चन अगर पॉलिटी का छोड़ दोगे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, राइट? तो अगर नहीं पता, राइट, या तो अगर इंटेलिजेंट गेस है, एमपी लैड्स के रूल्स पढ़े हुए हैं, उनकी जो गाइडलाइंस आई थी 2016 में वो पढ़ी हुई है, तो कर लो। अगर नहीं पता क्यों कर रहे हो, ठीक है, मत करो, छोड़ दो, लेट इट बी। अगर पॉलिटी में एक क्वेश्चन छोड़ भी दिया, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो यहां पे सही आंसर है डी। डी क्यों? क्योंकि जून 2016 में जो गाइडलाइंस आई है ना, वहां पे भी कई बच्चों को ऐसा हुआ है, क्योंकि एक जगह दिया हुआ है कि स्टेट अथॉरिटी को इंस्पेक्ट करने 1% ऑफ ऑल वर्क्स, बट उसी के नीचे दिया गया है कि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को इंस्पेक्ट करने एटलीस्ट 10% ऑफ ऑल वर्क्स अंडर इंप्लीमेंटेशन एवरी ईयर, राइट? सो ये बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ गाइडलाइंस में जाके पूछा गया क्वेश्चन है। सो इवन इफ यू वुड हैव लेफ्ट इट, आई वुड हैव सेड दैट अ वेरी गुड थिंग टू हैव डन, ठीक है, आपने पंगा नहीं लिया, आपने ज्यादा रिस्क नहीं लिया, डिसेंट इंटेलिजेंट थिंग टू डू, द वाइज थिंग टू डू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इजी। यहां पे बच्चे फिर से गड़बड़ हो गई, बच्चे जो है कंफ्यूज हो गए। पहली चीज है ये लक्ष्मीकांत की, कि लक्ष्मीकांत इवन बिफोर गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स को ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर देता है, और इसका सही आंसर क्या था? डी, राइट टू इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल्स 14 to 18 के अंडर हम क्या मानते हैं? राइट टू इक्वालिटी है। बच्चे कंफ्यूज हो गए, ये पढ़ा ही नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी? सब ऐसे हो गया है, हमने तो आर्टिकल 17 में पढ़ा है, वो तो यहाँ पे कहीं आ ही नहीं रहा है। तो राइट टू इक्वालिटी कवर करता है, राइट, बिकॉज यू आर कवरिंग वेरियस डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी एंड रिमूवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो 14 to 18 तक विच इज योर ब्रॉड कैटेगरी? इट इज योर राइट टू इक्वालिटी की ब्रॉड कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट। सो ये आंसर इसका डी होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इजी। इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर्स किसके द्वारा दी गई है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स द्वारा दी गई है। सुपर इजी आंसर है आर्टिकल 50। हम लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स करते हैं। ये रहा आपका पूरा लेक्चर का स्क्रीनशॉट भी। इसमें आर्टिकल 50 जो है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव की बात करता है, राइट। इनफैक्ट एनजैक का बेसिस भी जो है, एनजैक को क्यों हटाया गया? दिस वाज यूज्ड एज द आर्गुमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब अगेन स्लाइटली टफ था, बट अगेन समथिंग विच वाज डूएबल। इसकी बात हमने की हुई है कि बजट अलॉन्ग विद द पूरा बजट, फाइनेंस मिनिस्टर इनमें से और भी डॉक्यूमेंट्स जो है पार्लियामेंट के आगे रखते हैं, विच इंक्लूड्स द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। तो ये किसके अंडर मैंडेट की जाती है? दिस इज योर प्रोविजंस फॉर द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। इस FRBM एक्ट के अंदर
इसके थ्रू मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, ये एक डॉक्यूमेंट, एज वेल एज मीडियम फिस्कल स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट, ये दोनों के दोनों पार्लियामेंट के सामने जो है रखे जाते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर के तीनों जो है गलत है। क्या था? FRBM सही था। इनफैक्ट अगर आपको याद हो, हमने अपने बजट वाले लेक्चर के अंदर आई पुट द मीडियम टर्म फिस्कल स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट, इसके पीछे वो भी मेंशन्ड है, वेर इन बोथ दीज डॉक्यूमेंट्स जो है हैव बीन इंक्लूडेड एज पर द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वाज अगेन कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट हो जाना चाहिए था। इनफैक्ट हम अपने दूसरे लेक्चर में ही इसकी बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होती है। इट इज योर लिमिटेड गवर्नमेंट। दैट इज व्हाई आई कॉन्सेंट्रेट ऑन कॉन्सेप्ट सो मच। ठीक है, बच्चे कई बार बोलते हैं अरे मैम इजी चीजें सिखाओ। इजी चीजें सिखाना तो आसान है, उससे प्रीलिम्स नहीं निकलेगा, राइट? यू हैव टू लुक एट दिस कंसेप्चुअल थिंग्स, यू हैव टू रिवाइज देम, यू हैव टू रीड देम ऑन योर ओन अगेन एंड अगेन एंड अगेन। दीज आर्ट थिंग्स दैट विल कम इजीली टू यू। ठीक है, ये टफ है इसलिए आपको टफ लगती हैं। अगर हर चीज ही इजी होती तो यूपीएससी मतलब हर कोई क्लियर कर लेता। ठीक है, तो यहां पे जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये आपका पूरा लेक्चर कराया गया है। यहां पे आप देखिए पूरा बताया गया है कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का काम क्या है, रिस्ट्रिक्ट करना गवर्नमेंट की पावर्स को। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होती है? जो कि आर्बिट्ररी ना हो। इन वन वर्ड, ये देखिए पूरी स्टेटमेंट, इन वन वर्ड लिमिटेड गवर्नेंस और लिमिटेड गवर्नमेंट इज व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होगी? एक लिमिटेड गवर्नमेंट होगी। अ गवर्नमेंट जिसकी पावर जो है लिमिट की जा रही है, चाहे वो थ्रू रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो, इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो, प्रोविजन ऑफ राइट्स हो, फेडरलिज्म हो, राइट? इन सब के थ्रू जो है गवर्नमेंट को लिमिट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन स्लाइटली कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ये हो सकता है। इट सेज अदर देन फंडामेंटल राइट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट और रिफ्लेक्ट्स द प्रिंसिपल्स एंड प्रोविजंस ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो UDHR, राइट, जो कि यूनाइटेड नेशंस ने पास किया था 1948 में, ये कंफ्यूजिंग लग सकता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने सिर्फ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मार्क किया होगा। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने बोला होगा कि नहीं प्रियम्बल भी बात करता है इस चीज की, सो इट शुड ऑल्सो इंक्लूड द प्रियम्बल। ठीक है, तो उन्होंने प्रियम्बल को भी डाल दिया होगा। बट सही आंसर है इसका D1, 2 एंड 3 सारे के सारे। वाई? बिकॉज आपके आर्टिकल्स 29 एंड 30 जो है ना UDHR के, दे talk about everybody's duties to the community to ensure full development of the personality। तो आर्टिकल्स 29 एंड 30 जो है UDHR के, वो कहते हैं कोई भी इंडिविजुअल जिसको हमने ये ऊपर जिसके अंदर बाकी सारे राइट्स हैं इंक्लूडिंग सिविल पॉलिटिकल राइट्स, सोशो इकोनॉमिक राइट्स, उनको ये सारे राइट्स एंड फ्रीडम्स तभी मिलेंगे अगर वो रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्ट करते हैं यही सेम राइट्स एंड फ्रीडम्स बाकी लोगों के। तो यही आइडिया किसमें मेंशन्ड है? आपके फंडामेंटल ड्यूटीज में। इनफैक्ट इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, आई रिपीटेडली टेल यू टू रीड OP गौबा। OP गौबा के अंदर पूरी स्टेटमेंट है ये जो कहता है कि इंडिया ने ड्यू रिकॉग्निशन दी है टू द कंटेंट्स ऑफ द UDHR इन वेरियस पार्ट्स व्हिच इंक्लूड प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, DPSPs एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। तो D1, 2 एंड 3 जो है इसका सही आंसर होना चाहिए था, राइट? लास्ट क्वेश्चन ऑफ पॉलिटी पे आते हैं। अगेन दिस वाज अ स्लाइटली कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, स्लाइटली टफ क्वेश्चन। ठीक है, द क्वेश्चन स्टेट्स लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज किसको फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, विच टाइप ऑफ सिटीजन को। अगेन दिस इज अ क्वेश्चन, अगर आप लॉजिक लगाओगे तो आपसे हो सकता था। पहला, पर्सन विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 1 लाख, राइट? ये काफी ऑब्वियस सा है, राइट? बिकॉज द वेरी आइडिया ऑफ नालसा वाज टू सपोर्ट पीपल हु कांट अफोर्ड गुड लीगल एड। ठीक है, नेक्स्ट वाज ट्रांसजेंडर विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 2 लाख। उसके बाद था मेंबर ऑफ OBCs विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 3 लाख। एंड लास्ट वाज ऑल सीनियर सिटीजन्स। देखिए ऑल सीनियर सिटीजन्स तो होने से रहा। ठीक है, ऑल सीनियर सिटीजन को भी जनरल की कैटेगरी में इंक्लूड कर देते हैं। तो अगर सीनियर सिटीजन जो हैं 1 लाख से कम कमा रहे हैं तो दे विल बी इंक्लूडेड, अगर 1 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं तो दे विल नॉट बी इंक्लूडेड। तो सीनियर सिटीजन की अलग कैटेगरी नहीं है, वो इस इनकम शील्ड के ही नीचे आ जाते हैं। अब हमें पता है 1 जो है सही है, 4 जो है गलत है। अब यहां पे लगा लो,
ठीक है, रिजेक्शन का मेथड लगाओ, देखो 1 सही, ये दोनों तो पहले ही आउट हो गए क्योंकि इसके अंदर 1 है ही नहीं, इंक्लूडेड ही नहीं है। अब आपके पास क्या बचा, 1 and 2 एंड 1 and 4। 4 हमें समझ में आ गया गलत है, तो सही क्या हुआ, 1 and 2। आपको ये भी याद होना चाहिए कि ट्रांसजेंडर एज अ थर्ड जेंडर सुप्रीम कोर्ट ने जो है उनको रिकॉग्नाइज किया है एंड उनकी राइट्स की बहुत ज्यादा बात की जा रही है, राइट। सो सेक्शन 12 जो है अब लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट का, वो एलिजिबल क्राइटेरिया जिसके थ्रू ये जो सिटीजन है अवेल कर सकते हैं फ्री लीगल एड को, दे इंक्लूड ऐसे सिटीजन जिनकी एनुअल इनकम इज लेस देन 1 लाख, right, in case of your high courts 1.25 lakh in case of your supreme court, as well as transgenders जिनकी annual income is less than that of 2 lakh rupees, right। However, this was a confusing question, अगर छोड़ा है no problem, अगर आपने तो बेसिकली पॉलिटी में छोड़ने लायक जो हैं 2 ही क्वेश्चन थे, ठीक है, जो कि थोड़े एक्सेसिवली फैक्चुअल थे। एक है लीगल सर्विसेज वाला एंड दूसरा एक वो एमपी लैड्स, वाई, बिकॉज ऑफ द 4th स्टेटमेंट। इसके अंदर भी आप रिजेक्शन के थ्रू आराम से लॉजिक के थ्रू गेस कर सकते थे आंसर। मेन एक वो एमपी लैड्स वाला ही था जो थोड़ा टफ हो सकता है, ठीक है, जो टफ था एक्चुअली, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट 4th स्टेटमेंट, राइट। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ दैट 4th स्टेटमेंट दैट इट बिकेम एक्सट्रीमली हार्ड, ठीक है। तो अब ये जो है आपका पॉलिटी का एनालिसिस था, काफी डुएबल क्वेश्चंस, पीसीएम में मोस्ट क्वेश्चंस जो है आपके कवर कराए गए थे, एक्सेप्ट 2-3 जो कि इन्फर कर सकते थे, बाकी सारे डायरेक्टली आपको लेक्चर्स के अंदर कराए गए थे, राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इन लेक्चर्स को आप रिवाइज भी करें, अपने नोट्स को आप रिवाइज भी करें, लक्ष्मीकांत को पूरी तरह से पढ़े, कंसेप्चुअल एनालिसिस अपने दिमाग में क्लियर रखें, राइट, एंड उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस आर वेरी डुएबल, राइट। सो दिस वाज योर एनालिसिस फॉर पॉलिटी। थैंक यू एंड सी यू।